वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हमारा पार्ट थर्ड करने वाले हैं चैप्टर 2 का। पार्ट 2 हमने पिछले पार्ट में कर लिया था। तो अब हम आज पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 2 में हमने कहां तक किया था? पार्ट 2 में हमने कहां तक किया था, चलिए देखते हैं। पार्ट 2 में हमने ये सब कर लिया था। अब वर्गीकृत वन, आरक्षित वन, रक्षित वन, वन्य जीव और जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, कहाँ कहाँ पे वितरण हो रहा है, इन तीनों में पढ़ लिया था। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में, वो है समुदाय और वन संरक्षण। क्या? समुदाय और वन संरक्षण। तो समुदाय और वन संरक्षण किस तरीके से पढ़ा जाएगा, चलिए देखते हैं। एक समुदाय जो है किस तरीके से करेगा। तो वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में नई बात नहीं है। वन संरक्षण की नीतियां कोई नई बात तो है नहीं। वन कटते जा रहे हैं तो हमें बचाने होंगे। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। हमें क्या लगता है कि वन तो बाहर खाली होते हैं, वहां तो जीव जंतु ही रहते हैं, वो जो जानवर वगैरह रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कई हमारी जो आदिवासी जातियां हैं, कई ऐसी जो ट्राइबल्स हैं, वो सब जो है वनों में रहते हैं। मानव की प्रजातियां होती है वो भी वनों में रहती है उस तरीके की आज भी। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि भारत के कई क्षेत्रों में क्या होता है, कुछ स्थानीय समुदाय होते हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर क्या करते हैं, अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे होते हैं। तो भारत के कुछ क्षेत्र में जो स्थानीय समुदाय होते हैं ना, जो जहां पे वन है वगैरह है, वो सरकारों के साथ मिलकर क्या करते हैं, अपने जो आवास स्थल है उनका रक्षण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। क्योंकि स्थानीय समुदाय जो है उस स्थान की रक्षा इस वजह से करते हैं ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो नीड्स है, उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो सके, आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सके। अब सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत। तो सरिस्का बाघ रिजर्व जो राजस्थान में है, वहां के लोग क्या है, वन्य संरक्षण अधिनियम जो है आ चुका था। तो रक्षण अधिनियम के तहत जो खनन कार्य वहां पे चल रहा था ये सरिस्का बाघ रिजर्व में, उसका संरक्षण करने के लिए वो संघर्षरत कार्य कर रहे थे राजस्थान के लोग। तो कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। इसमें तो अधिनियम के तहत जा रहे हैं, मगर कहीं तो खुद ही रक्षा कर रहे हैं, किसी को नहीं आने दे रहे। और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे भाई, कि भाई सरकार हो या समुदाय हो या कोई भी हो, हमारे वन क्षेत्र में कोई नहीं आए, हम उसका संरक्षण करने की हमारी जिम्मेदारी है। ये सरकार को भी पता है। ये किसको पता है? ये सरकार को भी पता है कि भाई ये सब चल रहा है, मगर वो उन्हें ट्राइबल्स की बात थोड़ी माननी होती है, ताकि बहुत सारी चीजें उन्हें करनी होगी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत। तो राजस्थान के अलवर जिले में, जो अलवर जिला है उसकी बात कर रहे हैं, 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सोचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है। अलवर के कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने एक अलग ही चीज घोषित कर दी, अलग ही नियम कानून बना दी कि भाई हमारी ये नियम कानून है, जो भी यहाँ पे आएगा उसे मानने में, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो उसमें किस तरीके के नियम उन्होंने डाले वही, शिकार वहां पे नहीं कर पाओगे, घुसपैठ वहां पे मना है, ताकि उनका जो वन है वो संरक्षित हो सके। तो कई सारे जो लोग हैं, समुदाय हैं स्थानीय, वो ही सारे काम कर रहे थे, और सरकार भी बड़े स्तर पे इनको जो है प्रमोट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, ताकि शिकार ना हो और वन्य जीवन वन सुरक्षित रह पाए। अब आगे देखते हैं। तो पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। तो कई सारी दुर्लभ जातियां होती है, तो विविध जातियां होती है, उनकी संपत्ति होती है। क्योंकि विविध जातियां हैं तो उन्हें उनका जो है रक्षण जरूरी है, क्योंकि वो मूल्यवान है। क्या है? मूल्यवान। अब जो चीज कम होगी उसी का तो वैल्यू रखेंगे। सोना कम है, वैल्यू है। जो हमारे पास तेल है वो कम है, इस वजह से पूरे संसार में उसकी वैल्यू है, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू होती है। तो दुर्लभ जातियों की वैल्यू इसी वजह से कि वो दुर्लभ है, उन्हें मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर वो मिल जाती है तो उन्हें संरक्षित करना जरूरी है।
तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। बिल्कुल, जनजातियां जो प्रकृति की पूजा करने में बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा। उन्हें दूसरे लोगों से भी चिढ़ है कि अगर वो हमारे वन में आते, क्योंकि उनकी जनजातियों को विश्वास है कि हमारे वन को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा। और ये जो विश्वास है ना लोगों का, उसी ने ही बचा के रखा कि हम खुद संरक्षण करेंगे, कोई आ गया तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे मगर हमारा वन कटने नहीं देंगे। और इस वजह से बहुत सारे कार्य वहां पे नहीं हो पाए जो हो सकते थे पहले। जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन करते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट मतलब देवी देवताओं के वन, कि भाई ये हमारे देवी देवताओं के वन है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे देवी है, देवता है, पेड़ है। तो वनों के इन भागों में, या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते, न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। ऐसे जो भाग होते हैं उनमें से स्थानीय जो समुदाय के लोग हैं वही घुस पाते, जो दूसरे लोग थे उन्हें वो अंदर घुसपैठ करने नहीं देते। और छेड़छाड़ तो क्या, हाथ तक लगाने नहीं देते। वो दिख जाए तो फिर उनकी खैर नहीं। क्यों? क्योंकि उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में घुसपैठ उन्हें मंजूर नहीं। तो कुछ समाज विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। कुछ स्थानीय समुदाय जो वनों में रहते थे वो तो ऐसा करते थे कि इन पेड़ों का संरक्षण करते थे कि भाई हमारे पेड़ है, हमारे आदिकाल से हम इनका संरक्षण करते आ रहे हैं, जो भी इन्हें नुकसान पहुंचाएगा वो हमारे लिए एक खतरा है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदब के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके कंदब के पेड़ों की। तो ये मुंडा और संथाल जनजातियां ना, महुआ और कंदब के जो पेड़ है उनकी पूजा करते हैं। तो अगर महुआ और कंदब के पेड़ों को काटने आएगा तो उन्हें छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। हमारे देवी देवताओं को अगर कोई छुएगा तो हम उन्हें कैसे माफ कर दें। वही इनका तथ्य है, इनका लॉजिक एक ही है कि भाई हमारे मन है, आप कैसे इनको काटने की कोशिश कर रहे हो, सरकार तक कोई इजाजत नहीं है, आप कैसे आ रहे हो। ये सारी चीजें, और इस तरीके की चीजें कहां पे ज्यादातर होती है, अभी मैंने आपको बताया था एक तो राजस्थान में, और यहाँ पे देखिए उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। जो उड़ीसा और बिहार की जनजाति है वो क्या करती है, वो पूजा करती है किनका, आम के पेड़ों का, इमली के पेड़ों का। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। आपके परिवार में देखिएगा पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है, तो हम इनमें पवित्र मानते हैं। ये हमारे आदिकाल से चले आ रहे हैं, जो परंपराएं हैं आदिकाल से इस तरीके पवित्र मान की चली आ रही है कि हमें प्रकृति को जो है संभालना है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपरा के अनुसार हम इन वृक्षों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज पता कर लग गई हमें। चलिए आगे इसमें ये देखते हैं क्या हो रहा है। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं, बिल्कुल है। भारतीय समाज में कितनी सारी संस्कृति है आप सब जानते हैं, और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। क्या है कि भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं, बिल्कुल है, और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने तरीके भी हैं। हर किसी के अपने तरीके हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो है वो करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो झरनों को, पहाड़ी चोटियों को, पेड़ों को, आप सब जानते हैं, आप सब अपने पेड़ों की पूजा की होगी। आपके घर में भी कई सारे जो आपके परिवार के सदस्य होंगे, कई सारे जो आपके रीति रिवाज है उसके अनुसार आप पेड़ों की पूजा करते हैं। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर भी देखेंगे, लंगूर पाएंगे, जहां पे उन्हें खाना दिया जाता है। उन्हें बिल्कुल भी मनाही नहीं है, वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रीति रिवाज इस तरीके का है, उन मंदिरों की परंपराएं ये है। कई सारे, आप सबने कई सारे मंदिर देखे होंगे, बंदर ही बंदर होते हैं। आपने अगर उन्हें खाना एक को दिया तो सब आएंगे। इस तरीके की चीजें हो जाती है कई बार। आप सबने बचपन में ये अनुभव किया होगा, सबके साथ ऐसा होता है जब भी कोई मंदिर में जाता है। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं, बिल्कुल बंदरों को खिलाना पिलाना तो करते हैं।
आप सब मंदिरों में गए होंगे, रणथंभौर में गए होंगे, तो वहां पे तुम बहुत सारे बंदर देखे होंगे आप सब। मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। तो जो ये बंदर, लंगूर, ये सब है ना, उन्हें मंदिर के भक्तों की तरह गिनते हैं। भाई ये मंदिर के भक्त है, कोई आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये मंदिर के भक्त है भाई, मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें खाना पिलाना सब हमारी जिम्मेदारी है मंदिरों की। तो राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरण देखेंगे, चिंकारा देखेंगे, नीलगाय देखेंगे और मोर देखेंगे। उनके झुंड देख सकते हैं, उनके जो है क्या देखेंगे, झुंड जो है देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो कई तरीके की इस तरीके की झुंड होते हैं जो उनके समुदाय का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, वहां का जो भी निवासी। तुमने ये देखा, मोरों के झुंड, नीलगाय, इन सब के झुंड होते हैं, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उन समुदायों का अभिन्न हिस्सा है। तो ये तो हमने समुदायों के बारे में कई तरीके की चीजें जो है पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही हो। चिपको आंदोलन का नाम आपने कई जगह पे सुना होगा। अब आज देखेंगे क्या होता है। तो कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। जो चिपको आंदोलन था, उसने सिर्फ वनों की कटाई को नहीं रोका, उसने ये बताया कि एक आंदोलन करके हम कई तरीके की प्रजातियां जो है उनको बचा सकते हैं, और एक अभियान का रूप ले लिया। तो पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थिति की कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया। कई तरीके के तरीके आ गए पर्यावरण संरक्षण करने के, कि आप भाई पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचा पाए और हमारा जो है विकास भी होता रहे। इस तरीके कई सारे तरीके आ चुके हैं, प्रौद्योगिकी आ चुकी है, तो उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का क्या काम है, हमारी आवश्यकता को पूरी करना। हमारी आवश्यकता आज का क्या है, वन, वन्य जीव, इन सबका संरक्षण करना, तो वही हमें करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अगर सही तरीके से हो तो उसका भी हमें लाभ उठाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ मतलब जो बीज होते हैं उनको बचाना है। कहां पे, टिहरी में, एक जगह है टिहरी, वहां पर। और नवदाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यावहारिक कृषि उत्पादन संभव है। और कई तरीके की जो तकनीक है उनसे ये पता लग चुका है, और जो हमारे जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे अगर हम कृषि कर रहे हैं तो उससे पता लग रहा है कि भाई बिना केमिकल, बिना इन सब के भी हम कृषि कर सकते हैं और उनसे उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। हमें कोई ये बड़े बड़े फर्टिलाइजर इन सब की जरूरत नहीं है, हमारे जो नेचुरल है उनको एज फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। तो कृषि जो है उनसे संभव हो पाई है। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शहरी वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। जो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चला, उसने वनों का पुनर्निर्माण को भी शुरू किया, प्रबंधन ही नहीं किया, उसका पुनर्निर्माण जो है वो भी शुरू किया कि भाई हमें पुनर्निर्माण भी करना है। कि प्रबंधन करने से क्या होगा, अगर उसे एक बार प्रबंधन करके हमने बचा भी लिया तो क्या, बाद में वापस काट देंगे लोग। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1928 में हुई, 88 सॉरी। इस तरीके के जो कार्यक्रम हुए ना वनों को बचाने के, वो 1988 में इनकी जो है पारंपरिक शुरुआत कर दी गई। जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, तो सबसे पहले जो प्रस्ताव पास किया वो कौन था, उड़ीसा, जिसने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया कि भाई हम संयुक्त रूप से जो वन है उसका प्रबंधन करेंगे ही करेंगे, आप सब चाहे कुछ भी कर लीजिए। वन विभाग ने के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शहरी वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, ठीक है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो जो संस्थाएं बनाएंगे कि भाई संस्थाएं देखेगी कि भाई कार्य हो भी रहे या नहीं हो रहे। हमने पेपर में तो लिख दिया कि भाई ये चीजें हो रही है, मगर इन्हें कराएगा कौन, तो
कराने के लिए हम अगर किसी और को रखेंगे तो गांव वाले संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम गांव के लोगों को रखते हैं, तो गांव के लोग रखे और कुछ वन अधिकारी रख लिए कि हमारे भी कुछ वन अधिकारी होने चाहिए और आपकी भी कुछ, हमारी भी चलेगी आपकी भी चलेगी, तो दोनों की सही होगी एक तरीके से। तो इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं। और जब ये सारी चीजें हो रही वन के प्रबंधन की ऐसे बात, तो इन सबको जो है कुछ लाभ भी दे दिए गए, भाई आप सब हमारे साथ मिल रहे हो कर रहे हो, हम तो आपको लाभ भी देंगे, हमारा कार्य हो रहा है। तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। वो इमारती लकड़ी जिससे इमारत बन सके वो लकड़ी, उनसे उनको लाभ होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे हुई। भारत की बात करें, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। तो भारत में क्या हो रहा है कि पर्यावरण का विनाश हो सकता है और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है। जो पुनर्निर्माण है ना, एक बार हमने कुछ बना दिया तो उसको दोबारा बनाएंगे ताकि हमें ज्यादा विकास हो हमारा, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें सीख मिलती है उनसे कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। तो जो इस संयुक्त वन प्रबंधन में किया, वन प्रबंधन में, वही हमें इससे सीख मिल रही है कि हमें हर जगह जो है गांव वालों को ही लेना चाहिए, हमें उनका भी कुछ प्रतिनिधित्व वहां पे करवाना चाहिए, तभी जो प्रोजेक्ट है या फिर जो कार्यक्रम है वो आसानी से संपन्न हो पाए, वरना नहीं हो सकेगा, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे अगर उनके प्रतिनिधि वहां पे नहीं होंगे। तो ये आपको रखना जरूरी है। तो यहां से ये हमें पता लग गया। अब चलिए आगे चलते हैं। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। मगर जो स्थानीय समुदाय है उन्हें ले तो लिया गया, मगर लेने के साथ साथ उन्हें ये चीज का भ्रम था कि भाई ये हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं, या फिर सिर्फ अपनी चलाएंगे, मेजोरिटी पे डिसीजन दे देंगे, मेजोरिटी अपने मेंबर्स ले आएंगे। तो इस वजह से अभी भी उन्हें डिसीजन लेने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि भाई हम आ भी जाए तो क्या हमारा डिसीजन आप सुनोगे ही, तो उसका क्या मतलब है, डिसीजन जो है सुनना भी जरूरी है। तो इस वजह से ये हमारी सेकंड बात होगी कि अभी भी ये दूर है अपने लक्ष्य से। अतः वे ही विकास क्रिया मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित है। तो जो जनमानस पर केंद्रित होगी सिर्फ वही प्रक्रिया हमें करनी चाहिए, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, मतलब हमें उससे फल भी मिलना चाहिए और हमारा पर्यावरण हितैषी होना भी जरूरी है। पर्यावरण के हित में हमें सोचना होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बारे में सोचे, पर्यावरण के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक रूप से प्रतिफल, हम आर्थिक रूप से भी प्रतिफल होना चाहते हैं, मगर पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए ही होना होगा। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। बिल्कुल है। पेड़ किस तरीके का है? पेड़ एक विशेष तरीके का असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। बिल्कुल है, वो दयालु है, वो उदारपूर्ण है, वो हमें बहुत सारी चीजें देता है। पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, कितनी सारी चीजें देते हैं, बदले में हमसे सिर्फ वो हम उनके लिए जल, वायु और मृदा का इंतजाम कर देते। तो जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते मांग, और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की प्रक्रियाओं को भेंट करते हैं और दान करते रहते हैं। अपनी जीवन की प्रक्रिया से जो भी मिल रहा है हम सबको दान कर रहे हैं, तो कितने दयालु है। यह सभी की रक्षा करता है, बिल्कुल करता है। पेड़ पौधे हमें रक्षा देते हैं, बारिश आ जाती है तो पेड़ पौधों के नीचे आप बैठोगे तो कितना अच्छा लगेगा। कितनी धूप में जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप वहां के उनके बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो कितनी अच्छी छाया मिलती है। तो पेड़ों का कितना ज्यादा हमें यूज हो रहा है, और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। और जो विनाशक होता है ना पेड़ों को काटने वाला, उसको भी ये छाया देता है भाई। जब धूप में काम कर रहा है तो कहाँ मिलेगी छाया, पेड़ों के नीचे ही बैठेगा वो खाना खाने के लिए। तो उन चीजों का काम कर, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमने जब ये चैप्टर किया तो कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु थे जो हमने छोड़ दिए, जो हम क्या आप जानते हैं में बताए गए। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु हमने क्या आप जानते हैं में छोड़ दिए, वो बिंदु कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। चलिए पहले हम वो बिंदु कर लेते हैं।
और ये जो स्टेटमेंट दिया है ना वो गौतम बुद्ध ने दिया है, ना कोई बताना बुद्ध। आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध महान स्पिरिचुअलिस्ट, जिनका ज्ञान से हम सब परिचित है। एक पूरा धर्म, बुद्ध धर्म इन्होंने गठित कर दिया। तो ये बड़े बड़े जो महान विद्वान हैं उनका एक कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमने यहाँ पे बताई गई है हमारी बुक में। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने आपको भी बोला कि आप जानते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको ये घड़ियाल का चित्र दिया गया है, मैंने आपको बताया था घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। देखिए किस तरीके के होते हैं घड़ियाल, ये यहाँ से चपटे होते हैं, इनका जो मुंह है ना वो चपटा होता है। मगरमच्छ और इनमें क्रोकोडाइल और इनमें यही फर्क है। ये देखिए मुंह जो है कितना चपटा है, बहुत ही चपटे मुंह होते हैं इनके। तो घड़ियाल पॉपुलेशन जो है हैज बीन एट इट्स लोएस्ट सिंस द 1970। तो 1970 से जो है इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और लोएस्ट हो चुकी है अब तक। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत गया, एंड व्हाट कैन वी डू, और हम क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या कर सकते हैं भैया, ये सारी चीजें बताई गई है करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया घड़ियाल के बारे में कि घड़ियाल जो है बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए बर्ड डेथ्स ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। ये जो है यमुना है हमारी, दिख रही है आप सबको। ये यमुना रहने लायक है, पीने लायक है, ये इंसानों के लिए तो क्या जानवरों के लिए भी पीने लायक नहीं है, ऐसी यमुना कर रखी है। देखिए आप कितनी डर्टी है, बहुत ज्यादा डर्ट है इसमें। दिल्ली गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पॉइंट टू टॉक्सिक एलिमेंट्स इन स्टैग्नेंट वाटर। इस तरीके दिल्ली गवर्नमेंट में, आप दिल्ली में जानते कितना पॉल्यूशन है, यमुना रिवर, सारी गंगा, ये सब ये पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो हम कैसे जिएंगे पानी के बिना, अगर वो पॉल्यूटेड होके हमें मिलेगा तो। चलिए अब हम कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हैं। तो बांस के जो है पौधे, उनका सामुदायिक जो है वो रक्षण करते हैं। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। कई सारे उत्पाद होते हैं और उनको ये बेचा जा रहा है क्योंकि वो लोग खाते हैं, उनका प्राकृतिक खाना है। अब सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाओं को आप सबने देखा होगा, इनका कई ज्यादा ये यूज करते हैं खाना बनाने में सब। तो ये सारी चीजों का यूज किया जाता है, इस वजह से ये जो है वन को संरक्षित करते हैं समुदाय। अब ये देखिए, साइकेस बिडोमी डायर पूर्वी घाट पर पाए जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड। ये जो है दुर्लभ साइकेड है, देखिए आप, दुर्लभ तरीके का साइकेड है जो मिलता है, ये पूर्वी घाट पर मिलता है। देखिए अब कर्नाटक में पाया जाने वाला हेट्रोमिट्रस कानारेंसिस, इसका साइंटिफिक नाम है। ये देखिए, ये हमें कैसा लग रहा है, बिच्छू जैसा लग रहा है बिल्कुल। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में पाया जाने वाला ऑकलैंड्रा ट्राथन कोरिया गैम्बल पीओसी, और जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो, इससे जो कई तरीके की हम चटाई टोकरी वगैरह जो है बना बनू के कर देते हैं। चटाई हो गई, टोकरी हो गई, वो सारी चीजें जो है हम इससे बना देते हैं। और एम्ब्लिकस डाइबीज, कच्चे फलों वाला, ये जो है देख रहे हैं आप, एम्ब्रिका कचूलो, ये संकटग्रस्त औषधीय लता है, संकटग्रस्त औषधीय लता है। इसकी जो है बहुत ज्यादा संकट है इस पे, ये लुप्त होते जा रहे हैं, इसको बचाने की आवश्यकता है। ये देखिए जंगल पूरे आग लग चुकी है, सारी की सारी जंगलों ने काट के आग लगा दी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या है, आप अपने आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखिए जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। जो क्या करते हैं, पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। ऐसा एक आपको लेख लिखना है, अपने कोई रीति रिवाज होगा, कोई वट वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। ये हमारा होमवर्क हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस इसकी क्या बचा है, अब इसके बस क्वेश्चन आंसर बचे। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है इसके, वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हमने ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया, अब हम इसके जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं।
हमने ये नेक्स्ट पार्ट में करने का सोचा है। ठीक है, ये अभ्यास है जो आपको करने में आसानी होगी। आप सब इसको एक बार रीडिंग मार के आइएगा, मैं इसको आपको बताऊंगा, देखेंगे किसका आंसर कहाँ मिलता है। चलिए, तो ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।